हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का वो ट्रांसपोर्ट का है कि सेल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मीन के हम खुराक लेते हैं, डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेशन के बाद फिर उनकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, तो ब्लड में तो इसने घूमने नहीं होता। जो सेल काम कर रहे हैं ऑर्गन्स में, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये फूड जो होते हैं उन सेल में जाता है। तो आज हमारी ये सारी बातें ऐसी होगी कि अगर कोई सेल एक्टिव है तो उस सेल को बाहर से एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि बाहर से मॉलिक्यूल जाएंगे सेल के अंदर। और आप जानते हैं कि एक सेल या पूरा ऑर्गेनिज्म, ये दोनों का मैकेनिज़्म सेम है। तो सेम इसी तरह मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेंगे सेल में, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो सेल से बाहर की तरफ जाएंगे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहा है, तो ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के थ्रू होगा। सही, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के थ्रू होगा। तो हमने इसी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करनी है कि ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ सेल के अंदर जा रही है तो किस मैकेनिज़्म के थ्रू जा रही और कैसी जा रही है। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट हो, ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो। कोई भी चीज़ ऐसे हो जो कि बाहर उसकी ज़रूरत हो, तो वो कैसे जाएगी। अब हो सकता है कि सेल के अंदर प्रोटीन बन रहे हैं और उन प्रोटीन का काम है मैट्रिक्स बनाना, और फिर वो मैट्रिक्स बनाने के लिए सेल के बाहर आएंगे ग्राउंड सब्सटेंस में, तो उसने बाहर आना है और वो मेटाबॉलिक वेस्ट तो नहीं है। सही, तो हमने सिर्फ पढ़ना यही है कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर कैसे जाएगी और कोई भी चीज़ सेल से बाहर कैसे आएगी। तो इस दोनों में जो बैरियर है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन का बैरियर है। वो बैरियर सेल मेम्ब्रेन है। और आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाइलेयर है, और ये बाइलेयर जो बनी हुए हैं ये किससे बनी हुए हैं, लिपिड से बनी हुए हैं। तो सिंपली कॉमन सेंस की बात है कि वो चीज़ें जो कि लिपिड सॉल्युबल हो, सही है, जो कि लिपोफिलिक हो, वो तो सिंपली क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जो वाटर लविंग हो, जो कि वाटर सॉल्युबल हो, जो कि हाइड्रोफिलिक हो, उनके लिए मैकेनिज़्म कैसा है, तो आज हमने ये डिस्कस करना है। ट्रांसपोर्ट के बारे में यही बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट किसी भी सेल को इनसाइड द मूवमेंट और आउटसाइड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो करानी होती है। और इन दोनों के बीच ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर जो एनवायरनमेंट है, इनके बीच जो बैरियर है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में दो लिपिड बाइलेयर्स हैं और इसमें प्रोटीन चैनल स्पोर्स पाए जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज उन्हीं का फंक्शन हम पढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्ट के टाइप्स जो है, दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, इन दोनों इन्वायरमेंट के बीच किसी भी मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस। अब लेट सपोज मैं आपको बताऊं, लेट सपोज ये सपोजिशन है कि पोटाशियम अंदर जो है वो 40% है और बाहर जो है वो 100% है। क्लियर। तो ये पोटाशियम जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा है, सही है, अंदर कम है, अंदर 40% है, बाहर जो है 100% है। तो 100 माइनस 40 कर दें तो 60 आता है। तो इट मीन कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, 60। तो 60% है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, तो इसका मूवमेंट जो फितरती मूवमेंट है वो ज़्यादा से कम की तरफ होगा। अब अगर आप सोडियम की बात कर लें तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, सेल में जो है उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसका मतलब है कि सोडियम बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं कि दो एनवायरनमेंट के बीच किसी भी मॉलिक्यूल का डिफरेंस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होगा, जब किसी मॉलिक्यूल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा।
द सोल्यूट पासिस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। ये तो फितरत की बात है, इसको तो किसी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती कि हायर कंसनट्रेशन की लोअर की तरफ तो खुद जाता है। यहाँ तक कि जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, बाहर 100 है, अंदर जो है 40 है, तो ये कितने 30 जाएंगे तो बाहर भी 70 रह जाएंगे, अंदर भी 70 हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है इनकी आपस में मूवमेंट नहीं हो सकती। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल फैक्टर लाइक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, वही बात है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब ये तो कंसनट्रेशन है किसी केमिकल का, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी है, जैसे कि चार्जेस का ग्रेडियंट हो, हमेशा चार्जेस जो होती है वो हाई से लो की तरफ जाते हैं। इसी तरह प्रेशर ग्रेडियंट अगर आप देखें रिस्पायरेशन में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो होता है एयर वो इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में जाता है, और फिर कैसे लंग से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर कैसे ब्लड जो है ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाता है आर्टरी से, और फिर कैसे टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस वेन्स में आता है, फिर वेन से कैसे ये अल्वियोलाई में आता है, अल्वियोलाई से बाहर क्यों आता है। तो ये सारा जो है ये किस पर है, प्रेशर ग्रेडियंट पर, प्रेशर के डिफरेंस पर, कि हवा में जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में जो होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन क्या करती है, रश इन हो जाती है कहाँ पर, लंग्स में। क्लियर हो गई। तो ये सारी बातें इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंस, जब डिफरेंस होगा तो मूवमेंट होगा, जब तक डिफरेंस नहीं है बाहर और इनर दोनों इन्वायरमेंट में कोई चीज़ इक्वल है तब इसकी मूवमेंट नहीं हो सकती। सिंस द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अकर अलोंग द ग्रेडियंट, जिस तरफ कम होगा कंसंट्रेशन उस तरफ ही मूवमेंट होगी। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डाउन हिल मूवमेंट। और इसका मतलब यह है कि कोई बंदा ऊपर चोटी पर खड़ा है, पहाड़ पर खड़ा हुआ है, और वो वहाँ से नीचे आ रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि वो खुद ब खुद आ रहा होता है। सही है। डाउन हिल मूवमेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज लाइक स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन अ रिवर। और ये फिर वही बात बता रहा है कि जब आप पानी जिस तरफ बह रहा है आप भी उसी तरफ स्विम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वाटर ही आपको धकेल रहा होता है। द प्रोसेस नीदर रिक्वायर्ड एनी कैरियर प्रोटीन एनर्जी, इसको कैरियर प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती। इट ऑपरेट्स यूनिडायरेक्शनली, और ये यूनिडायरेक्शनली होता है। यूनिडायरेक्शनली मीन कि 100 है बाहर, 40 है अंदर, तो ये हमेशा ऊपर से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये ऐसे नहीं है कि 100 से 40 की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है और 40 से 100 की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। The passive transport mechanism operating at cell membrane level are diffusion and osmosis। और passive transport क्या है, osmosis है या diffusion है। diffusion simply वही बात है कि higher concentration से lower concentration, अगर आपको FAC याद हो तो मैट्रिक, अगर आपको मैट्रिक याद हो तो मैट्रिक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए थे कि अगर कोई बंदा परफ्यूम लगाता है रूम में इस्तेमाल करता है तो वो एक कोने में होता है जबकि एक बंदा दूसरे कोने में खड़ा हुआ है उसको वो स्मेल आ जाता है। तो ये क्यों, ये डिफ्यूजन की वजह से, बिकॉज वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है और दूसरे कोने में जो बंदा खड़ा है वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, तो मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सिंपली ऑस्मोसिस भी वही बात है। ऑस्मोसिस में क्या है कि वाटर जहाँ पर ज़्यादा होते हैं और जहाँ पर वाटर कम होता है तो मूवमेंट होती है वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सही है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होगी जबकि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ही है। इसके अलावा एक और एग्जांपल उसने दी हुई थी कि जब आप कहीं पर बाग है और आप साथ में गुजर रहे हैं पास से जब आप गुजर रहे होते हैं तो आपको फ्लावर्स की जो फ्रेगरेंस है वो आती है। तो ये क्यों आती है, बिकॉज वो डिफ्यूजन की वजह से। तब ये देख सकते हैं, फ़िलहाल आप इसे देख के इसको छोड़ दें, ये यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पर मॉलिक्यूल कम है और ये डिफरेंस है, ये नाइंसाफ़ी है। सही है। तो इस इंसाफ के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से मॉलिक्यूल लेकर यहाँ लेकर आने हैं, तो ये खुद ब खुद आएंगे। और इनको खुद ब खुद आने के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हो, लिपोफिलिक हो, लिपिड सॉल्युबल हो। क्या हो, लिपिड सॉल्युबल हो। इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी तो ही ये इसको क्रॉस कर सकेंगे, वरना अगर ये वाटर सॉल्युबल होंगे तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे।
सही है। और अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो फिर क्या होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक चीज़ लिपोफिलिक होंगे, तो उसके लिए फिर एक दूसरा सिस्टम है, फिर उसके लिए यहाँ पर वाटर जो हाइड्रोफिलिक पोरेंस होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो अल्लाह ताला ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन में फिट किए हुए होते हैं। तो अब ये लिपोफिलिक सब्सटेंस है जो कि सिंपली यहाँ से यहाँ आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन ऑफ दीज बोथ इन्वायरमेंट्स, ये और ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये भी वही एग्जांपल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ये यहाँ आ गए, यहाँ पर फिर ज़्यादा है, यहाँ पर आ गए। अब ये देखें, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कंसनट्रेशन सेम हो गए, इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंसनट्रेशन सेम हो गई। अब इंसाफ हो गया, तो अब इन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया है, क्योंकि पैसिव मूवमेंट तभी होगा जब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जब डिफरेंस होगा। जब डिफरेंस नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन के फिर दो ही टाइप्स हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन वो है कि वो मॉलिक्यूल जो कि लिपोफिलिक हो और स्मॉल इन साइज़ होते हैं तो वो तो क्रॉस कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो कि लिपोफिलिक नहीं होंगे, और अगर वो लिपोफिलिक नहीं है तो और उनका साइज़ भी बड़ा है, ग्रेटर है, तो वो फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो उसके लिए फिर क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। उसके लिए वहाँ पर कोई बंदे खड़े होते हैं, कोई प्रोटीन्स खड़े होते हैं, कैरियर प्रोटीन, जो उसको अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। सही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, तो ये तो सिंपली है, और ये क्या है, ये फैसिलिटेटेड है। फैसिलिटेटेड मीन कि ये देखें, अब ये मॉलिक्यूल ख़ुद अंदर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ देयर साइज़, बिकॉज ऑफ देयर चार्ज, बिकॉज ऑफ देयर लिपिड सॉल्युबिलिटी, और इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिसिटी उनकी होगी तो ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। फिर इसके लिए ये वाटर सॉल्युबल कंटेंट जो है यहाँ पर फिट किए हुए हैं कि ये यहाँ से मूव करेंगे। अब अगर ये लिपोफिलिक हैं तो ये यहाँ से मूव नहीं कर सकते, ये सिंपल डिफ्यूजन है। ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, लेकिन मसला ये है कि या तो ये लार्जर साइज़ हैं, दूसरी बात यह है कि या तो ये वाटर सॉल्युबल है, या फिर इसमें जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से फिर ये मूव नहीं कर सकते। तो अगर ये मूव नहीं कर सकते तो इसके लिए फिर यहाँ पर वाटर लविंग मीन हाइड्रोफिलिक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन होते हैं, इनके थ्रू ये अंदर आ सकते हैं। ये फिक्ला है डिफ्यूजन का। तो ये क्या बता रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, कि डिफ्यूजन कब ज़्यादा होगा, तो वो सिंपली सी बात है कि डिफ्यूजन तब ज़्यादा होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन टू रीजन्स, कि ये C1 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, C2 जो है ये इंट्रा सेलुलर है। जब इनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल आ सकेंगे। अगर ये एरिया यहाँ तक होता, ये बाकी वाला ये एरिया ना होता, तो यहाँ पर कम मॉलिक्यूल आ सकते थे। अब ये एरिया बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारा डिफ्यूज़ हो सकता है। जैसे कि आप लंग्स के देख के, अब लंग्स जो है उनका एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। वो किस लिए ज़्यादा है, वो इसीलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। इसके अलावा वो ड्रग्स, वो लोकेशंस जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ड्रग्स जो है वो अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है। सिंपली कॉमन सेंस से आप एक वो कर ले कि कोई मस्जिद है या कोई भी क्लासरूम है जिसका दरवाज़ा बड़ा होता है, तो उससे ज़्यादा लड़के इन आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर कोई मस्जिद है या कोई दरवाज़ा है या कोई और जगह है, शॉपिंग मॉल वगैरह है, वहाँ पर उनका जो एंट्रेंस होगा या एग्ज़िट होगा वो बहुत मतलब छोटा है, सही है उसका साइज़, तो उसमें स्टूडेंट्स जो है वो कम इन आउट कर सकेंगे। ऐसे ही है ना, तो सेम एरिया के लिए भी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। और अगर डिफरेंस है तो भी अच्छा होगा, लेकिन थिकनेस, सेल मेम्ब्रेन जितनी थिक होगी उतनी डिफ्यूजन कम होगी। इसीलिए लंग्स में जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है
वहाँ पर जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होते हैं तो वो जो है वो सिर्फ वन सेलुलर होते हैं, एक सेल होते हैं उसमें, बाकी उसमें कुछ नहीं होता। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होती है। तो सिंपली सी बात है कि डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, जिसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन या सिंपली डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज हो सकेंगे, और इसके अलावा थिकनेस, जितनी थिकनेस होगी उतनी ही ये मूवमेंट कम कर सकेंगे। और इसके अलावा लिपिड सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता है क्योंकि अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो सकता है। अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो सिर्फ प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अंदर जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अगर कोई भी चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो मूव नहीं कर सकेगा। सिंपली उसके लिए स्पेशल प्रोटीन होंगे कैरियर। और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी कॉमन सेंस की बात है कि जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतना ही उसका मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। एक दरवाज़ा है छोटा सा, उसमें एक बड़ा बंदा जो होता है मोटा, अब वो नहीं निकल सकता फिर, सही है। और अगर छोटा बंदा होता है वो छोटे से हॉल में भी निकल जाता है। तो सेम यहाँ पर भी ये कॉमन सेंस है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा, मुश्किल से करेगा, और अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो वो जल्दी कर सकेगा। ये डिफ्यूजन आप देखें, सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस की भी हो सकती है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस की भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो सब्सटेंस जो कि लिपिड सॉल्युबल हो, वो तो कहाँ से गुजर जाएंगे? यहाँ से, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो सिंपली यहाँ से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से आएंगे यहाँ पर। उनकी किसी भी परमेबिलिटी की ज़रूरत, चार्ज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये भी लिपिड है और वो मॉलिक्यूल भी लिपिड का ही होगा, तो वो क्रॉस कर सकेगा। अब बात रह गई किसकी? प्रोटीन लेयर की, या उन सब्सटेंस की जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस तो यहाँ से नहीं आ सकते, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। अब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है कि इनके लिए कैरियर प्रोटीन होंगे, हाइड्रोफिलिक कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही अंदर और बाहर जा सकेंगे। तो अब सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर होगा, और सिंपल डिफ्यूजन होगा थ्रू प्रोटीन लेयर, ये जो प्रोटीन लेयर्स होते हैं इनके थ्रू। और सिंपल डिफ्यूजन हो सकते हैं फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब कि उनमें कोई कैरियर प्रोटीन नहीं है। तो डिफ्यूजन के दो सिंपल डिफ्यूजन होते हैं, जो कि एक लिपिड लेयर से होगा और एक प्रोटीन लेयर से, और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा जिसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे। तो डिफ्यूजन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल और एक फैसिलिटेटेड। सिंपल के फिर मज़ीद 2 टाइप्स हैं कि सिंपल डिफ्यूजन है थ्रू लिपिड बाइलेयर और सिंपल डिफ्यूजन है थ्रू प्रोटीन लेयर। अब बाइलेयर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि वो सब्सटेंस जो कि लिपिड सॉल्युबल होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, स्टेरॉयड हार्मोन, ये सब क्या है? लिपिड सॉल्युबल है, तो ये सिंपली मूव कर सकते हैं। और वो जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होते वो बहुत मुश्किल से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकेंगे। सिंपल डिफ्यूजन है थ्रू प्रोटीन लेयर, और ये बता रहे हैं कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन तब परमेबल होगी जब इनमें प्रोटीन लेयर होगी। अगर प्रोटीन नहीं होते इसमें तो वाटर सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते थे। प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल है, पूरा सेल मेम्ब्रेन नहीं, जो सिर्फ प्रोटीन लेयर्स होते हैं ना, कि जहाँ जहाँ पर प्रोटीन जो है उन्होंने एम्बेड होना हुआ होता है, जहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, तो वहीं पर क्या होगा कि ये परमेबिलिटी होगी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। अब वाटर हो गया और लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो भी इजीली पास कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन किस लेयर से? जहाँ जहाँ पर प्रोटीन होंगे। इट हैज़ बीन शोन दैट इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सो कॉल्ड प्रोटीन चैनल्स। कि ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू प्रोटीन चैनल्स के। अगर प्रोटीन चैनल्स नहीं होते तो इन लोगों का डिफ्यूजन मुश्किल होना था। प्रोटीन चैनल्स जो है उनकी 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी, एक होते हैं गेटिंग मैकेनिज्म। अब सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी ये है कि हर एक चैनल स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयंस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि एक चैनल है, प्रोटीन चैनल्स है, वो तकरीबन हर एक मॉलिक्यूल को अंदर लेकर जाता है, नहीं। सोडियम चैनल है तो सोडियम चैनल सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयंस को ही अंदर और बाहर कराता है।
पोटाशियम चैनल है तो पोटाशियम चैनल सिर्फ पोटाशियम आयंस को ही इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट कराते हैं इनकी, सही है। तो ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ये है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए परमेबल होता है। अब सोडियम चैनल पर आप पोटाशियम को लेकर जाएं तो वहाँ पर इनकी मूवमेंट नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, बिकॉज सोडियम चैनल जो है वो स्पेसिफिक है। कैरियर प्रोटीन जो है वो क्या है, कैरियर प्रोटीन्स की कि जो कैरियर प्रोटीन नहीं सॉरी चैनल्स, जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। दूसरी है गेटिंग मैकेनिज्म। गेटिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, उनकी कोई भी वो नहीं होता, क्लोज़र नहीं होता है, एनी टाइम आप जा सकते हो, 24/7 जो है उनका सर्विस होता है। और कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो कि रात को बंद होते हैं, सही है। अब रात को बंद मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम बताएंगे कि ये गेट कब बंद होंगे, कब ओपन होंगे, तो इसको कहते हैं गेटिंग मैकेनिज्म। अब कंटिन्यूसली ओपन चैनल जो है उनको अनगेटेड चैनल कहते हैं। अनगेटेड में इनका कोई दरवाज़ा नहीं होता, वो एनी टाइम आप उससे मूवमेंट कर सकते हैं अंदर और बाहर। क्लोज्ड चैनल जो होते हैं, जो कि कभी क्लोज होते हैं तो कभी ओपन होते हैं, उनको गेटेड चैनल बोलते हैं। अब दीज चैनल्स आर ओपन व्हेन ओनली रिक्वायर, ये तभी ओपन होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, वैसे बंद रहते हैं। अब एक है वोल्टेज गेटेड चैनल, एक होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, और एक है मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गेटिंग मैकेनिज्म देखें, ये सिंपल डिफ्यूजन है, सही है। फिर इसके बाद ये तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस था, यहाँ पर आ गया है। अब ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक अनगेटेड है, ये सिंपली आ रहे हैं। ये गेटेड देखें बंद है, अब ऑन हो गया, जब इसकी ज़रूरत है तो खुल गया, ओपन हो गया, जब इसकी ज़रूरत नहीं थी तो ये क्लोज था। आप ये देखिए लाइगेंड गेटेड, लाइगेंड होते हैं एक केमिकल रिसेप्टर होना है, केमिकल मैसेंजर होना चाहिए कि वो यहाँ पर आएगा, इसको कहेगा कि आप ओपन हो जाएं ताकि ये मूवमेंट करे। अब यहाँ पर देखिए न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन का आप एग्जांपल ले, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये और भी डिटेल आपको आ जाएगी। ये देखें एक वो आ जाता है मैसेंजर, वो इसको मैसेज देता है कि आप ओपन हो जाएं। ये ओपन हो जाते हैं तो सोडियम इससे मूव करते हैं। जब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आएगा तब तक ये ऑन नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं लाइगेंड गेटेड। लाइगेंड गेटेड मतलब कि एक केमिकल आता है यहाँ पर, वो इसको कहते हैं कि आप ओपन हो जाए तो वो तो ये आप न्यूरोट्रांसमीटर देखते हैं, जब न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है यहाँ पर बाइंड हो रहा है तभी ये ऑन हो रहा है, तो इसको कहते हैं लाइगेंड गेटेड। जब तक लाइगेंड नहीं आएगा, कोई केमिकल मैसेंजर नहीं आएगा जो इसको मैसेज दे के ओपन और बंद हो जाए, तब तक ये ओपन नहीं हो सकते। आप सिंपली सोडियम को भेजें, ये रिसेप्टर जो है अब ये खाली है क्योंकि इस रिसेप्टर पर इनको मैसेज नहीं मिला कि आप ओपन हो जाए, सही है। तो जब इसको हाई अथॉरिटी से मैसेज आता है कि आपने इस वक्त ओपन हो जाना है क्योंकि कुछ बंदे यहाँ से मूवमेंट करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे, तो ये कहते हैं ओके। जब तक इनको मैसेज नहीं मिलते, यहाँ पर इनके रिसेप्टर पर मैसेज नहीं आता न्यूरोट्रांसमीटर का, तब तक ये ओपन नहीं हो सकते। इसी तरह ये देखें ऑलवेज ओपन है, ये एनी टाइम ओपन होते हैं, आप पोटाशियम और सोडियम की मूवमेंट करा सकते हैं। ये वोल्टेज गेटेड है। वोल्टेज गेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज जब डिफरेंस आएगा तभी ओपन होंगे, वैसे ओपन नहीं हो सकते। अब सिंपली आप देखें कि यहाँ पर भी वोल्टेज सेम है, यहाँ पर भी वोल्टेज सेम है, सही है, चार्जेस बिल्कुल नॉर्मल है, तभी बंद रहते हैं। लेकिन जब वोल्टेज का डिफरेंस आता है कि इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, आउटसाइड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आता है, या इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं आउटसाइड से ज़्यादा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं बाहर से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गई तो डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस की वजह से ये बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। वोल्टेज गेटेड का मतलब कि जब अंदर और बाहर वोल्टेज की डिफरेंस आएगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वोल्टेज ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, सही है, तो ये सारा वही मसला है, सही है। तो यहाँ पर वोल्टेज की डिफरेंस आ गई तो ओपन हो गए, यहाँ पर लाइगेंड आ गया तो इसने इसको कहा कि आप ओपन हो जाएं। अब मैकेनिकली गेटेड क्या होते हैं? मैकेनिक का मतलब कि फोर्स, जहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व होता है, सही है, तो वहाँ पर ये ओपन हो जाते हैं, वरना वैसे ओपन नहीं होते। जैसे कि प्रेशर देखें आप सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सेल के ऊपर प्रेशर आएगा, तो जब सेल पर प्रेशर आएगा तो उसकी वजह से ये ऑन हो जाएंगे, प्रेशर ख़त्म हो गया तो ये वापस बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, सही है।
अब मैकेनिकली गेटेड जो है ये ईयर में प्रेजेंट होते हैं कि जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो वहाँ से वेव आते हैं, जो वेव आते हैं एयर वेव, वो हमारे जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, वेजिटेबुलर अपरेटस है, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से फिर क्या हो जाते हैं कि ये खुल जाते हैं रिसेप्टर। इसके अलावा पेसिनियन कार्पसेल्स है, प्रेशर रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से भी जब प्रेशर होते हैं तो ऑन हो जाते हैं, वरना सिंपली वो क्लोज्ड होते हैं। वोल्टेज गेटेड का वही है, वोल्टेज गेटेड चैनल आर द चैनल विच ओपन व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में डिफरेंस आता है तो ही ऑन होंगे। दे रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के ECF और ICF में जब क्या हो जाए, चेंज आ जाए, डिफरेंस आ जाए। व्हेन दिस चैनल आर क्लोज्ड, जब ये क्लोज्ड होते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वोल्टेज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जब बंद होते हैं तो इसकी वजह से अंदर और बाहर की जो वोल्टेज कंसंट्रेशन है वो उनमें डिफरेंस आ जाती है। तो उन डिफरेंस की वजह से फिर क्या हो जाता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होता है वोल्टेज कंसंट्रेशन का, इसी की वजह से ये ओपन हो जाते हैं। फिर जब उनका अंदर और बाहर वोल्टेज सेम हो जाते हैं, ये फिर बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वोल्टेज कंसंट्रेशन फिर से डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। अंदर और बाहर की जो वोल्टेज हैं, चार्जेस हैं, जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिकल, उनमें डिफरेंस फिर से अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब उसमें इतनी डिफरेंस आ जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो ये फिर से ओपन हो जाते हैं और आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाती है। फिर जब इलेक्ट्रिकल बाहर और अंदर जब प्रेशर बिल्कुल सेम हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर ये लोग ऑफ हो जाते हैं। फिर ये अराइज होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जब पे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बन जाता है, वोल्टेज बन जाता है डिफरेंस, तो फिर ये ओपन हो जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, ब्रेन से जो इम्पल्स आते हैं, हार्ट में जो इम्पल्स अराइज होते हैं, स्किन से जितनी भी इम्पल्स है, नर्व्स और मसल्स के बीच जो इम्पल्स हैं, इन सारों का मैकेनिज्म यही वोल्टेज गेटेड है। लाइगेंड गेटेड, आप देखिए लाइगेंड गेटेड क्या होता है कि ये ऐसे चैनल है जिनको ओपन होने के लिए किसी हार्मोन सब्सटेंस की ज़रूरत होगी, किसी एंजाइम की ज़रूरत होगी, सही है। जब तक वो हार्मोन ख़ुद नहीं होगा, ये एक ऐसा चेक है जैसे कि आपको कोई चेक देता है, लेकिन ऐसा चेक होता है कि जब मैं साथ हूँगा तो ही आप चेक कैश कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो ये लाइगेंड गेटेड चैनल ऐसे चैनल होते हैं कि जब आपके पास कोई हार्मोनल सब्सटेंस होगा तो ही आपके लिए गेट ओपन किया जाएगा, वरना ओपन नहीं होगा। और वो हार्मोनल सब्सटेंस को कहते हैं लाइगेंड, और चैनल को कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स। गेट्स ऑफ दिस चैनल ओपन तभी ओपन होते हैं व्हेन सम अदर केमिकल मॉलिक्यूल बाइंड विद द गेट प्रोटीन, विच इज़ वाई दिस इज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल गेटिंग। जैसे कि एसिटाइल कोलिन को आप देखिए, वो एक केमिकल है। तो एसिटाइल कोलिन जब आता है वहाँ पर अटैच हो जाते हैं रिसेप्टर पर, तो ही वो खुल जाते हैं और सोडियम अंदर मूव कर सकते हैं, वरना ये मूव नहीं कर सकते। ये देखिए लाइगेंड गेटेड। मैसेंजर आते हैं, अब ये बंद है, मैसेंजर आ गया, इसके रिसेप्टर पर बाइंड हो गया तो ही ओपन हो गया, वरना ये ओपन नहीं हो सकता, सही है। मैकेनिकल गेटेड वही बता चुका हूँ, व्हेन ओपन सम मैकेनिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल फैक्टर क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेच भी हो सकता है। इसके एग्जांपल है चैनल्स प्रेजेंट इन द प्रेशर रिसेप्टर, पेसिनियन कार्पसल जिसको बोलते हैं, स्किन में भी प्रेजेंट है, स्प्लीन में भी प्रेजेंट है, ब्रेस्ट में भी प्रेजेंट है, सही है। और ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और प्रेशर की वजह से ये ओपन हो जाते हैं, जब प्रेशर हट जाते हैं तो ये वापस क्लोज्ड हो जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, इनर ईयर जो होते हैं वेजिटेबुलर अपरेटस, तो इनर ईयर में जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं, और जब एयर वेव जाते हैं वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इन लोगों ने पोटाशियम की मूवमेंट करानी होती है। ये आप देखिए, ये क्लोज्ड है, गेटेड चैनल है मैकेनिकली। जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया गया यहाँ पर तो ये ओपन हो गया, जब प्रेशर हटाया गया तो वापस क्लोज हो गया। अब बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड मीन कि उनके लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए। ये उन सब्सटेंस के लिए होते हैं जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो लिपोफिलिक थे वो तो सिंपली चले जाते थे, जो हाइड्रोफिलिक थे उनके लिए प्रोटीन चैनल्स आ गए। अब ये मॉलिक्यूल तो एक लिपोफिलिक नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है कि इनका मॉलिक्यूल भी लार्जर है, तो इनके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए होगी। द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैविंग लार्जर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द प्रोटीन चैनल बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी नहीं जा सकता, और लिपोफिलिक भी नहीं है कि डायरेक्ट जाए, तो फिर क्या होगा इसके लिए? सच सब्सटेंस डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन।
देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज़ आल्सो कॉल्ड फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड, कि इनके लिए कोई कैरियर होगा वही इनको पास कर सकते हैं, खुद नहीं जा सकते। एमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, इनमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होती है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स का वो तेज़ होता है, फास्टर होते हैं सिंपल डिफ्यूजन से के मुकाबले में। द सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फास्टर देन ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब आप देखें कि इसका मैकेनिज़्म कैसा है कि जिस चीज़ ने भी ट्रांसपोर्ट करना होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो सबसे पहले आता है इस प्रोटीन पर बाइंड हो जाता है, कैरियर प्रोटीन पर। कैरियर प्रोटीन पर अपनी जो शेप है कन्फर्मेशनल चेंजेस उसमें ले आती है और इसको अंदर की तरफ ले जाती है। ये आप देखें, वो पहली वाली स्लाइड अगर आपको याद हो, ये तो ये देखें, ये पहले इसने क्या किया, यहाँ पर अटैच हो गया, अटैचमेंट के बाद इसने अपनी कन्फर्मेशनल चेंजेस करके इसको अंदर की तरफ लेकर गया। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द प्रोसेस दैट अलाउज सेलेक्टिव मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन ये पहले ऐसे होता है या कि यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस इनमें आ जाती हैं, इनकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है और मॉलिक्यूल अंदर की तरफ चले जाता है। तो इनमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होती है, और ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये यहाँ से नहीं गुजर सकते। और दूसरी बात यह है कि इनका साइज़ भी ज़्यादा होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर मूव नहीं कर सकते, और ना ही उन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए होते हैं, क्योंकि उनका साइज़ कम होता है और इनका साइज़ जो होता है बड़ा होता है, तो इनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन होते हैं। तो इस वजह से इसको फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। थैंक यू। आप पढ़ें इसको, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका रहता है, क्योंकि अभी हमने कैरियर प्रोटीन के टाइप्स पढ़ने हैं कि कैरियर प्रोटीन कितने टाइप्स के होंगे, और इसके अलावा हमने एक्लो ट्रांसपोर्ट पढ़ना है पार्ट 2 में इस लेक्चर के। तो आप इसको पढ़ लें। सैम बोलिंगम का बुक भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, और इसके अलावा आप बायोकेमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं चतुर्जी का, और सत्यानारायण भी यूज़ कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो ये सारे बुक्स है, कहीं से भी आप पढ़ लें, क्योंकि इनमें चेंजेस नहीं आनी। ये नहीं कि एक बुक में ये एक तरह का लिखा होगा, हाँ क्लासिफिकेशन में लिटिल बिट वो हो सकती है कंट्रोवर्सी, लेकिन और इसमें ऐसे चेंजेस नहीं होंगे, सब की बातें सेम ही होगी। आप कहीं से भी पढ़ लें इसको, समझाएं ख़ुद को। जहाँ पर समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें, और आपके क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो पर मैं आपको पेज ग्रुप में शेयर करा दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।